हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि आप इसको भी अपने स्कूल की प्रैक्टिकल लैब में देख भी पाएंगे और इसका प्रैक्टिकल करेंगे भी। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आप जो भी यहां समझेंगे वो सब आपको एज इट इज देखने को और करने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है विभव मापी या पोटेंशियोमीटर। फ्रेंड्स, इसके द्वारा करते क्या है? तो विभव मापी वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का यथार्थ विभवांतर, यथार्थ मतलब एग्जैक्ट, एक्यूरेट, सही विभवांतर नापा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने आपसे यहां कहा कि सही विभवांतर नापा जाता है, तो आपके माइंड में ये जरूर आया होगा कि विभवांतर नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्या विभव मापी वोल्ट मीटर दोनों एक ही चीज हैं? जी नहीं, ये पोटेंशियोमीटर है और वो वोल्ट मीटर है। यदि ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर क्या वोल्ट मीटर यथार्थ विभवांतर नहीं नाप सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, उसके द्वारा नापा गया विभवांतर एक्यूरेट, यथार्थ नहीं होता है। तो क्या वोल्ट मीटर विद्युत वाहक बल भी नहीं नाप सकता? क्योंकि विद्युत वाहक बल भी एक विभवांतर ही तो है। जी हाँ फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर विद्युत वाहक बल भी नहीं नाप सकता है। तो फिर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब वोल्ट मीटर गलत विभवांतर नापता है, विद्युत वाहक बल नाप नहीं सकता, तो हम उसका यूज क्यों करते हैं? ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्यों नहीं नाप सकता है, आखिर ऐसी क्या कमी है उसमें? तो फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर जो होता है वो ऐसा नहीं कि उसके द्वारा नापा गया विभवांतर टोटली गलत है, लेकिन उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है, कुछ उसमें अंतर रहता है। अब वो विद्युत वाहक बल क्यों नहीं नाप सकता, जबकि विद्युत वाहक बल भी एक विभवांतर है? तो इसका कारण ये है कि विद्युत वाहक बल की जब हमने डेफिनेशन समझी थी, तो हमने देखा था कि सेल को जब आप किसी परिपथ में नहीं लगाते हैं, सेल से जब कोई धारा नहीं ली जाती है, उस स्थिति में उसके सिरों का जो विभवांतर है वही विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब वोल्ट मीटर के बारे में मैं आपको बता दूं, वोल्ट मीटर की वर्किंग डिपेंड करती है उसमें बहने वाली धारा पर। जब आप वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में लगाते हैं, तो जब उसमें करंट सप्लाई होगा तो वो विभवांतर को नापेगा। और विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक है जब तक कि आप सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हैं। तो यदि हम किसी सेल के सिरों पर वोल्ट मीटर लगाएं और उससे सेल का विद्युत वाहक बल नापने का प्रयास करें, तो यदि सेल से धारा उस वोल्ट मीटर में जाती है तो फिर विद्युत वाहक बल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यदि वोल्ट मीटर में धारा नहीं जाती है, सेल से धारा नहीं ली जाती है, तो फिर वोल्ट मीटर कार्य नहीं कर सकता। तो ये समस्या हमारे साथ आ चुकी थी कि हम विद्युत वाहक बल को तभी नाप सकेंगे जब सेल से धारा ना ली जाए, और वोल्ट मीटर तभी कार्य करेगा जब उसको धारा दी जाए। इसलिए वोल्ट मीटर विद्युत वाहक बल नहीं नाप सकता। तो फिर क्या पोटेंशियोमीटर में ऐसा संभव है कि सेल से धारा लिए बिना ही उसके विभवांतर को नाप सकें? तो जी हाँ फ्रेंड्स, विभव मापी ऐसा उपकरण है जिसमें ये संभव है। अब ये कैसे संभव है? तो इसके लिए समझने से पहले हमको विभव मापी की संरचना देखनी है और फिर उसका हम सिद्धांत देखेंगे, जिसमें ये आपको बताएंगे कि कैसे आप विद्युत वाहक बल नाप लेते हैं। इसकी संरचना को बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक और चीज बता दूं कि विभव मापी से केवल हम विद्युत वाहक बल या यथार्थ विभवांतर ही नहीं नापते, और भी कार्य कर सकते हैं। जैसे विभव मापी के द्वारा आप दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर सकते हैं और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो विभव मापी बहुत इम्पोर्टेंट एपरेटस है।
अब देखेंगे इसकी संरचना। तो इसमें एक ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये आयताकार लकड़ी का तख्ता है। जैसे आपने टेबल देखी है, ऐसी टेबल जो लकड़ी के पटलों से या तख्तों से मिलकर बनी होती है, ऐसा ही ये एक तख्ता है, एक शीट है लकड़ी की, मोटी शीट। अब इसके ऊपर फिर हमने ये सब तार लगाए हैं। ये तार जो ए से शुरू होकर 1 2 3 4 ये बी पर खत्म हो गया, एक ये तार है, एक ये तार PQ है। तो ये क्या है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो आयताकार लकड़ी का तख्ता है, इसके ऊपर हमने मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का जो तार लिया है, जिसको हमने ये 1 2 3 4 मीटर लंबा यहां पर हम देख रहे हैं। ये एक स्केल है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो अब यहां पर दो चीजें हमारे सामने आती हैं कि ये तार हमने मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का ही क्यों लिया। दूसरी चीज, ये तार ऐसे मोड़ मोड़ कर क्यों बताया गया है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का क्यों लिया है। यहां पर हमको एक ऐसे तार की आवश्यकता थी जिसका विशिष्ट प्रतिरोध हो उच्च और प्रतिरोध ताप गुणांक हो निम्न, अर्थात जिसका प्रतिरोध तो बहुत ज्यादा हो लेकिन ताप के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत कम हो। तो ऐसी मिश्र धातु मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन ही है जिसमें ये गुण है। इसलिए तार जो लिया गया है वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का लिया गया है। अब दूसरी चीज, ये तार ऐसे मोड़कर क्यों लगाया। तो यदि आप इसमें तार की लंबाई 4 मीटर लेते या 6 मीटर लेते या 10 मीटर लेते और उसको सीधा लंबा कर देते, तो 10 मीटर लंबा तार लगाने के लिए आपको 10 मीटर से बड़ा लंबाई का लकड़ी का ये पटला, जिसको हम लकड़ी का तख्ता कह रहे हैं, ये चाहिए पड़ता। तो ये कितना लंबा एपरेटस होता है, इसको हम प्रयोगशाला में रखते कैसे, इसका परिवहन कठिन होता। तो इसलिए आपने क्या किया है, आपको जितना भी लंबा तार लेना है, आप उस तार को 1-1 मीटर के टुकड़ों में लेते हैं और फिर उन टुकड़ों को इस प्रकार एक दूसरे के नीचे परस्पर समांतर रखते हैं और उनके ये जो कॉर्नर हैं, इनको तांबे की पत्ती के द्वारा आपस में हम श्रेणी क्रम में इस तार को जोड़ देते हैं। तो ये पूरी लंबाई हमारी, जैसे अभी 4 तार थे 1-1 मीटर के, तो 4 मीटर हो गई। आप 6 तार लगाते 6 मीटर हो जाती, 10 तार लगाते 10 मीटर हो जाती। तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, आपके मापन में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम आएगी और इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप जितना अच्छा विभव मापी लेंगे, उतनी तार की लंबाई ज्यादा लेनी होगी। तो हमने क्या किया, इस लकड़ी के तख्ते पर ये 4 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार लिया है, जिसके 1-1 मीटर के टुकड़े परस्पर समांतर रखकर तांबे की पत्ती से जोड़ दिए। अब तांबे की पत्ती से क्यों जोड़े हैं, क्योंकि तांबे का जो प्रतिरोध है बहुत कम होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी तार है केवल उसी का ही प्रतिरोध काम करे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई प्रतिरोध ना हो। तो इसलिए हमने कनेक्शन के लिए अच्छा चालक पदार्थ लिया जो कि तांबा है। अब इस तार पर जब हम काम करेंगे तो इसकी रीडिंग, लंबाई इसकी नापी जाएगी। तो वो नापने के लिए आपको इस स्केल की आवश्यकता थी। तो इस तख्ते के ऊपरी भाग पर आपने ये 1 मीटर लंबा स्केल लगाया, जिसका देखिए एक सिरा ये है और दूसरा सिरा, मतलब तार की लंबाई के बराबर का ही आपका मीटर स्केल है। और नीचे आपने एक अन्य तार लिया है PQ, जिसके ऊपर ये जो आप देख पा रहे हैं ये जॉकी है, इसको बिसर्पी कुंजी भी कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जॉकी तो पेन के जैसी होती है यहां, लेकिन ये इसमें क्यों कनेक्ट है फिर ये। तो जी हाँ फ्रेंड, जॉकी पेन के जैसी भी होती है, लेकिन ये पुराना मॉडल है, इसलिए इसमें क्या किया गया है, ये जो आपने ये पॉइंट यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट हैं ये प्लग है और इन प्लग का जो संबंध है वो इन तारों से होता है। जैसे यदि आप संतुलन बिंदु इसमें खोजना चाहें और आप केवल 1 मीटर लंबाई पर पहले देखना चाहें, तो ये जो 1 मीटर की लंबाई है, इससे जो प्लग टच हो रहा है इसको हमने दबाकर इसके साथ कनेक्ट कर दिया, बाकी ये तीनों प्लग निकाल लिए। तो अब जब ये आपकी जॉकी यहाँ दाएं बाएं आप इसको खिसकाएंगे तो इसका कनेक्शन केवल किससे होगा, इस 1 मीटर लंबाई के तार से।
अगर 1 मीटर लंबाई में हमको संतुलन बिंदु नहीं मिलता है तो हमको 1 मीटर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो 1 मीटर से ऊपर जाने के लिए हमने ये वाला प्लग हटाया और ये दूसरे नंबर का जो तार है इसके प्लग को दबा दिया। तो अब क्या होगा, अब इस जॉकी का कनेक्शन इस दूसरे तार से हो गया जिसकी लंबाई 2 मीटर और 3 मीटर के बीच में। अब अगर पूरे 2 मीटर में भी हमको नहीं मिलता है तो फिर हम इसको निकालेंगे और तीसरे नंबर का प्लग जो है उसको दबा देंगे, तो हमारा तार ये 2 से लेकर 3 मीटर के बीच में काम करेगा। तो ऐसे ये प्लग, अलग अलग प्लग का संबंध इस अलग अलग तार से है। तो जितनी लंबाई तक हमको जाना होता है एक एक करके हम प्लग को दबाते जाते हैं, उससे आगे बढ़ते जाते हैं। ये पुराना मॉडल है। नए मॉडल में तो आपको पेन के जैसी जॉकी जाती है जिसको आप कहीं भी स्पर्श कराकर ये काम कर सकते हैं। ये यहाँ जो के है ये एक और स्विच है जिससे हम इस जॉकी का संबंध धारा मापी से करके परिपथ से करते हैं। इस विभव मापी को परिपथ से जोड़ने के लिए ये दो जो ए और बी जो खुले सिरे थे इन पर संयोजक पेंच T1 और T2 लगे होते हैं, जिनके द्वारा हम इस विभव मापी का परिपथ तैयार करते हैं या इसको विभव मापी को बाहर परिपथ से जोड़ते हैं। तो यही सारी संरचना मैंने यहाँ पर लिखी है। देखो जल्दी से मैं उसको पढ़ देता हूँ। चित्र में विभव मापी प्रदर्शित है। इसमें एक आयताकार लकड़ी का ये तख्ता होता है जिस पर उच्च विशेष प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक की मिश्र धातु मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के 4, 6 या 10 मीटर लंबे तार को, ये तार की लंबाई है जो हमने अभी यहाँ 4 मीटर ली है, आप 6 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 1-1 मीटर के टुकड़ों में विभाजित करके परस्पर समांतर रखकर तांबे की पत्तियों द्वारा श्रेणी क्रम में इस तार को जोड़ दिया जाता है। खुले सिरे ए व बी, ये जो ए व बी सिरे हैं इन पर संयोजक पेंच T1 और T2 लगे होते हैं। ये क्यों लगे हैं? क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम इस विभव मापी का संबंध बाह्य परिपथ से करेंगे। या इसका परिपथ तैयार करने के लिए जब इस तार को हम जोड़ेंगे तो ए और बी पर जो संयोजक पेंच T1 और T2 हैं इन्हीं से उस परिपथ को जोड़ा जाएगा। तख्ते के ऊपरी सिरे पर तार के समांतर 1 मीटर स्केल लगा हुआ है, ये आप देख ही पा रहे हैं, जो 1 मीटर लंबा है। निचले सिरे पर एक अन्य तार PQ है, ये PQ तार जिस पर ये विसर्पी कुंजी, जिसको जॉकी भी कहते हैं, लगी रहती है, जिसे तार पर खिसकाया जाता है जैसे मैंने आपको बताया था, और संतुलन बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो ये था आपका विभव मापी। ये दिखता कैसा है, इसकी क्या संरचना है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे, इसका सिद्धांत देखेंगे, उसके आधार पर एक सूत्र निकालेंगे जिससे आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करेंगे वो हमको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके सिद्धांत को समझने के लिए हमको इसके परिपथ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैंने एक जो परिपथ आप देख पा रहे हैं ये उसी विभव मापी का कंप्लीट परिपथ है। अब इसमें वो विभव मापी हमने इतना बड़ा ना लेकर उसका जो तार था AB, ये पूरा तार ये AB ले लिया है। वहां पर 4 टुकड़े थे, यहाँ पर उसको एक साथ हमने ये दिखा दिया है ताकि हमारा परिपथ का ये डायग्राम छोटा बन जाए। तो अब ये जो AB विभव मापी का तार है, इस तार से हम परिपथ कैसे तैयार करते हैं वो समझते हैं। तो तार का जो A सिरा है इससे एक संचायक सेल को जोड़ते हैं और किस प्रकार की धन सिरा जोड़ दिया हमने A सिरे से और ऋण सिरे को जोड़ा है एक कुंजी से जिसको हमने केस दिखाया यहाँ, और इसका संबंध किया है परिवर्ती प्रतिरोध RH जिसको रियोस्टेट कहते हैं, और इसको जोड़ दिया है इस तार के सिरे B से। अर्थात यहाँ जो संयोजक पेंच T1 और T2 लगे थे A और B सिरे पर, तो T1 से हमने इस संचायक सेल का धन सिरा जोड़ा, ऋण सिरे को कुंजी K और परिवर्ती प्रतिरोध RH से जोड़कर इस B सिरे पर लगे संयोजक पेंच से उसको जोड़ दिया। इस ऊपर वाले परिपथ को कहते हैं प्राथमिक परिपथ। ये प्राथमिक परिपथ हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है, हमने मान लिया वो सेल E है, तो उस सेल के धन सिरे को ही हम जोड़ेंगे फिर तार के सिरे A से, अर्थात उस संयोजक पेंच T1 से। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि देखो यहाँ पर इस सेल का धन सिरा भी जुड़ा है A से और इसका भी धन सिरा जुड़ा है A से। तो आप इस परिपथ में जितने भी सेल लगाएंगे उन सभी सेलों के एक जैसे सिरे तार के एक ही बिंदु से जुड़े होने चाहिए, जैसे मैंने इन दोनों के धन सिरे A से जोड़ दिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा।
फिर जब हमने धन सिरा जोड़ दिया, ए से ऋण सिरे को जोड़ा एक धारा मापी से, जिसको हमने यहाँ जी नाम दिया है, जो गैल्वेनोमीटर है, और इस धारा मापी को जोड़ दिया है जॉकी से। देखिए यहाँ जॉकी वही पेन जैसी दर्शाई है। अब इस जॉकी को तार ए बी पर हम चलाएंगे और संतुलन बिंदु डी हम ज्ञात करेंगे। संतुलन बिंदु जब हमको प्राप्त होगा तो धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, अर्थात धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होने का मतलब सेल से कोई धारा नहीं ली जाएगी। तो जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाएगी उस समय हमको मिलेगा संतुलन बिंदु डी, और इस ए और डी के बीच का जो विभवांतर है वही इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो अब ए और डी के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के कैसे बराबर हो जाता है, इसको समझने से पहले एक और सावधानी मैं आपको बता देता हूं कि आप जिस सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाह रहे हैं उसको आप जब परिपथ में लगाएं तो उसके पहले ये जरूर चेक कर लें कि प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल उस नीचे वाले सेल से ज्यादा होना चाहिए। इस नीचे वाले परिपथ को हम द्वितीयक परिपथ कहते हैं। तो द्वितीयक परिपथ में वो सेल लगाए जाते हैं जिनके विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल सदैव इस प्राथमिक परिपथ वाले से कम होगा, या प्राथमिक परिपथ का हमेशा द्वितीयक परिपथ के सेलों से विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, तभी संतुलन बिंदु आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब मैंने जैसा कहा कि ए और डी के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर है, इसको हम समझ लेते हैं कैसे। आपने मान लिया कि इस सी का विद्युत वाहक बल जो है वो 100 वोल्ट है और ई का है 60। तो यदि ये परिपथ हम नहीं भी लेते हैं तो ये सेल जो प्राथमिक परिपथ में लगा है ये ए और बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर क्रिएट कर देगा, अर्थात जो इसका धनात्मक सिरा है जो उच्च विभव पर है वो ए से जुड़ा है, मतलब ये 100 वोल्ट का विभव होगा। ऋणात्मक सिरा जो कि निम्न विभव पर है इसका वोल्टेज 0 होगा। तो 100 और 0 के बीच का डिफरेंस 100 वोल्ट आएगा, अर्थात ए वाला सिरा 100 वोल्ट उच्च विभव पर है, बी वाला सिरा 0 वोल्ट निम्न विभव पर है, और बीच का अंतर कितना है 100 वोल्ट। अब हमने यहाँ जो दूसरा सेल लगाया है जिसका विद्युत वाहक बल 60 वोल्ट है, उसको आप कैसे ज्ञात करेंगे कि वो 60 है। अब इसकी वर्किंग हम समझ रहे हैं तो बड़े ध्यान से आप देखना। ये ली हमने जॉकी, इसको उठाकर कहाँ टच की, ए वाले सिरे पर। तो ये जो जॉकी है यही जॉकी जिस सिरे पर टच होगी उस सिरे पर आपका परिपथ कंप्लीट होगा और करंट सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो करंट सप्लाई आप जानते हैं हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यदि हमने जॉकी को इस बी सिरे पर टच किया तो बी का विभव कितना है 0, ए का विभव कितना है 100, 100 माइनस 0 अंतर 100 का आया। तो 100 वाला विभव उच्च हो गया, 60 वाला विभव कम हो गया, मतलब धारा ऊपर वाले सेल से नीचे वाले परिपथ में आ जाएगी। लेकिन जब हम इस डी को टच करेंगे ए पर तो ए का विभव कितना 0, और डी को हमने ए पर ही टच कर दिया तो डी का भी कितना हो गया 0, अंतर कितना आया 100 माइनस 100, डी का भी 100 हो जाएगा ना। फिर शायद मैं 0 क्या गया हूं, वो 100 है। देखिए फिर समझिए, ए का 100 है, डी को भी हमने ए पर टच कर लिया तो कितना हो गया 100। तो ए और डी जब दोनों 100 पर आ गए तो अंतर कितना हो गया 0। तो अगर ए और डी का अंतर 0 हो गया तो ऊपर का अंतर 0 और नीचे इसका 60, तो ऊपर कम और नीचे ज्यादा, मतलब धारा नीचे वाले सेल से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब धारा मापी में विक्षेप आएगा। तो अब हमने ए सिरे और बी सिरे दोनों पर जॉकी को टच करके देख लिया है। एक बार धारा ऊपर से नीचे आ रही है तो डायरेक्शन मान लो राइट हैंड साइड है, तो दूसरी बार नीचे से ऊपर जाएगी तो डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड हमको मिलेगी। तो इस प्रकार हमारा परिपथ सही बना है। अब हमको क्या करना है, इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पर टच करना है और देखना है कि कब इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति आती है। तो मान लीजिए ये 100 था और ये 0 था, इसका मतलब यहाँ ए से बी की ओर जाएंगे तो 100, 90, 80, 70, 60 होते होते 0 होगा। तो आप ऐसे चेक करके देखें कि हमने इस जॉकी को उठाकर यदि
उस पॉइंट पर टच किया जहां पर विभव 80 है। तो 100 माइनस 80 अंतर कितना आया 20। इसका मतलब ऊपर वाले परिपथ का विभवांतर 20 हो गया, नीचे वाले का 60 हो गया। धारा सेल से ऊपर चली जाएगी। अब अगर हमने किसी ऐसे पॉइंट पर टच किया जिस इस तार में जिसका विभव यहाँ 30 आ रहा है, तो ये 100 माइनस 30 डिफरेंस कितना आया 70। तो ऊपर 70 नीचे 60, धारा ऊपर से नीचे आएगी। तो ऐसे इसमें लगातार विक्षेप आता रहेगा। अब जब आप इसको ऐसे टच करते करते उस पॉइंट पर टच कर देंगे जहां पर ए और डी के बीच का डिफरेंस 60 आ जाए, अर्थात 90, 80, 70, 60, 50, 40, 20, 10, 0 ऐसा है। तो जैसे ये पॉइंट 40 वाले विभव पर टच होगा तो ये है आपका 100, वो होगा आपका कितना 40, डिफरेंस कितना आ जाएगा 60। तो फिर ये ऊपर वाले परिपथ ए और डी के बीच का 60 विभव, इसका भी 60, तो दोनों समान हो जाएंगे और सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा। तो उस पॉइंट को ही हम संतुलन बिंदु बोलेंगे डी। और ए और डी के बीच का जो हमारा विभवांतर है वही सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर आ जाएगा। इसी चीज को मैंने यहां लिखा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। देखिए, सेल ये भी विभव मापी का तार है। ए सिरे से संचायक सेल सी के धन सिरे को जोड़ा है। ये सेल के ऋण सिरे को कुंजी के परवर्ती प्रतिरोध RS से जोड़कर देखो इसको B से जोड़ दिया गया है। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है वो सेल E है। जिसके धन सिरे को जोड़ा है E से ऋण सिरे को जोड़ा, धारा मापी से धारा मापी को जोड़ दिया जॉकी से, जिसको द्वितीय परिपथ कहते हैं। जॉकी को चलाएंगे तारे B पर, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे। यदि धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलन बिंदु हमको मिला D, देखो ये लिखा है, तो A और D के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में बनाएं तो कैसे बनाएंगे? हमने मान लिया A और B के बीच की जो लंबाई है वो L है और इनके सिरों का विभवांतर है V वोल्ट। लंबाई L सेंटीमीटर, विभवांतर V वोल्ट। यदि L लंबाई का विभवांतर V वोल्ट है तो तार की एकांक लंबाई का विभवांतर कितना होगा? तो V अपॉन L वोल्ट। इसी को हम बोलते हैं विभव प्रवणता, एकांक लंबाई के विभवांतर को। तो अब हमको ये पता करना है कि एकांक लंबाई का विभवांतर तो आ गया विभव प्रवणता K के बराबर। तो A से लेकर D तक की लंबाई कितनी है? तो हमने मान लिया A से लेकर D तक के बीच की लंबाई है L सेंटीमीटर। यदि एकांक लंबाई का विभवांतर K, तो L लंबाई का विभवांतर K इंटू L। तो A और D के बीच का विभवांतर कितना आ गया? K इंटू L। तो यही A और D के बीच का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू कितना आ गया? KL। अब K के स्थान पर हम V अपॉन L लिख देंगे। V, L और स्मॉल l की वैल्यू रखी जाएगी और हमको विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि विभव मापी तब कार्य करता है जबकि सेल से धारा नहीं ली जाती। इसीलिए हम विभव मापी द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर मिलेंगे।